जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी लेखपाल यानी कि राजस्व लेखपाल का जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर यानी पिछला पेपर दोस्तों, उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि ये पेपर है 13 सितंबर 2015। ठीक है, कब का है दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि 13 सितंबर 2015 का ये पेपर है। और देखिए, आपको पता है कि 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो पहला वाला पेपर भी हमने सॉल्व करा दिया है। प्रथम पाली का सॉल्व पहले करा चुके हैं, अब सेकंड पाली का भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक चीज आपको बता दें कि देखिए, प्रथम पाली का देखना आप चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप प्रथम पाली का भी पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आप सीधा जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, देखिए मिल जाएगा, कोई इस तरीके से प्लेलिस्ट मिलेगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून, ये मिल जाएगा। इसमें हमने देखिए जो आपकी परीक्षा होने वाली है, इसके लिए हमने संपूर्ण हिंदी और ग्रामीण प्रवेश चला दिए हैं। जाकर के आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, लगभग 21 वीडियो हो चुके हैं, निरंतर ये बढ़ते रहेंगे। उसके अलावा देखिए, अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो दोस्तों ये दूसरा मिल जाएगा, यूपी लेखपाल प्रीवियस ईयर पेपर। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण प्रवेश की क्लास है, देखिए आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप वनरक्षक का फॉर्म डालें तो वनरक्षक के भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा यूपी SSC वीडियो के भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करना। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सेकंड पाली का यानी कि द्वितीय पाली का है 13 सितंबर 2015 के। ठीक है, प्रथम पाली हमने सॉल्व करा, बता भी दिए हैं। चलिए अब देखिए समय कितना होता है दोस्तों, तो 1.5 घंटे का समय होता है, यानी 90 मिनट का समय होता है। ठीक है, और टोटल 20 प्रश्न हैं। मैं आपको बता दूं मैक्सिमम मार्क कितने, 80 नंबर का। ठीक, पहले देखिए 80 नंबर का होता था पेपर, और उसके बाद मेरे दोस्तों 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं परीक्षा तिथि क्या दोस्तों, 1.5 घंटे है, 100 प्रश्न होंगे और कोई ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब कि माइनस मार्किंग पहले नहीं थी, मगर दोस्तों इस बार माइनस मार्किंग बिल्कुल है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों कितने का है, 0.8 मार्क का, यानी पूरा 1 नंबर का भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन 100 होंगे और दोस्तों नंबर 0.8 का 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 0.8 का हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसको सॉल्व करना। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे हिंदी से, तो हिंदी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे चलते रहेंगे, और टोटल 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन आपके जीके के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन ग्रामीण प्रवेश के, टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हिंदी से। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम करेंगे। चलिए अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, वह अगले साल आएगा दोस्तों, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों, तो आपको बताते हैं इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। देखिए, अधिकरण में पर होता हुआ अगले साल में आएगा, ऐसे भी हम कह सकते थे। ठीक है, तो याद रखना है, कहीं कहीं पर कारक चिन्ह ना होते हुए भी कारक चिन्ह पूछ लेता है, तो इनको थोड़ा सा आपको समझना है। तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उदय शब्द का विलोम शब्द। देखिए, उदय का तो अस्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें एकदम इजी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में दोस्तों पूछा गया है कि भविष्य काल का प्रयोग हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भविष्य काल में गा, गी, गे ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। दोस्तों यही आपका भविष्य काल है। ठीक है, यही क्या है, आपका भविष्य काल, और ये दोस्तों सामान्य भूतकाल है। ठीक है, तो याद रखेंगे, हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए 4 से 5 तक लिखित लोकोक्ति मुहावरे के अर्थ चुनकर आपको जवाब देना है। पहला है, ऊंट के मुंह का जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, दोस्तों आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खाने वाले, दोस्तों बहुत कम दे देना, यही मतलब क्या होता है, ऊंट का मुंह का जीरा हो जाता है। ये भी आपको पता होगा कि ऊंट का मुंह का कहता है ना, ये मेरे लिए तो ऊंट के मुंह का जीरा, मतलब उसका पेट नहीं भरने वाला, उसको कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, जूते चाटना। देखिए, किसी के जूते चाटना मतलब उसी खुशामद करना है, मतलब उसको खुश करना, खुशामद करना, यही मतलब होता है जूते चाटना, यानी जरूरत से ज्यादा तारीफ करना किसी की, वही मतलब होता है जूते चाटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए ये है, माता जी को, अब देखिए यहाँ पे भरना होता है। देखिए लिखा भी है, देख सकते हैं निर्देश कि प्रश्न 6 से 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन क्या है, माता जी को, दोस्तों माता जी को क्या आशीर्वाद देगा, नहीं, आशीर्वाद माता जी खुद देंगी। शुभाकांक्षा बिल्कुल गलत है।
स्नेह बिल्कुल गलत है, तो माता जी को क्या करना होगा, प्रणाम करना होगा। ठीक है, चलिए अगला है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। और दोस्तों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में हमने पढ़ाया था कि उसे हम क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, अतिथि बोल देते हैं, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला है, स्वच्छ का विलोम स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए पंकिल मतलब होता है गंदा, नीरद मतलब बादल होता है, नीर को देने वाला, नीरज मतलब होता है कमल, ये भी नहीं होगा, तो निर्मल मतलब स्वच्छ होता है। बिल्कुल सही, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो दोस्तों तो डी वाला गोला पूरा कर दें। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। दोस्तों देखिए लीची खरीदने नहीं, खरीदनी होती ना, मुझे 2 किलो लीची कल खरीदनी है ना, तो ऐसा होना चाहिए था दोस्तों। तो यहाँ पे खरीदने नहीं, तो मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। तो ये वाला देखिए, ये वाला किसमें है, तो लीची खरीदनी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है होना चाहिए था, खरीदने में दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ये वाला ऑप्शन हमें कहां मिलेगा, सी नंबर मिल गया, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस बच्चे ने इसमें गलत आंसर दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। देखिए अपने अपने नहीं होता दोस्तों, ठीक है, समझिएगा एक चीज समझिएगा कि अपने अपने किताबें बक्से में डाल लो। दोस्तों अपने अपने नहीं, अपनी अपनी किताबें, क्या होता है, अपनी अपनी किताबें बक्से में डालो दोस्तों। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन हमें कहां मिल रहा है, ए नंबर मिल रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 से 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताइए। यानी कि ये अनेकार्थी शब्द दोस्तों, तो प्रमत्त, देखिए प्रमत्त का मतलब क्या होता है, प्रमत्त या स्वेच्छाचारी, यानी इसका हो जाएगा दोस्तों उन्मत्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है कनक का धतूरा, तो आपने सुना होगा कनक कनक के 100 गुनी, यानी कि धतूरा और सोना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है रीत के अनुसार दोस्तों, इसका सही सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप बता दो दोस्तों क्या हो जाए, रीत के अनुसार, यानी रीति प्लस अनुसार, रीत अनुसार दोस्तों, ये चीज आपको समझ के रखना है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट ही हो जाएगा दोस्तों, रीत प्लस अनुसार दोस्तों। और ये आपका बता दे कौन सी संधि होगी, तो ये आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी दोस्तों, यण संधि हो जाएगी, ये भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों या और वा के पहले अगर कोई आधा व्यंजन आता है तो यण संधि में भी वो आ जाता है। ठीक है, चलिए 14 से 15 तक लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए वह एक विद्वान, महिला विद्वान, देखिए महिला विद्वान कभी सही नहीं होता है। महिला विद्वान को हम विदुषी बोल देते हैं, समझिए क्या बोल देते हैं, विदुषी बोल देते हैं, ये चीज आपको भी पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सही सेंटेंस क्या होगा, तो चलिए आप देखते हैं। ठीक है, देखिए वह एक महिला विद्वान, तो विद्वान शब्द गलत होता है, वह एक विदुषी महिला, हाँ ये सही हो सकता है दोस्तों। ठीक है, मगर आगे भी देखते हैं, एक विदुषी महिला थी वह, तो बिल्कुल गलत है। वह एक विद्वान महिला दोस्तों बिल्कुल गलत, तो हमारा बी ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला है। विद्वान का स्त्रीलिंग ही विदुषी होता है। चलिए अगला है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। दोस्तों इसमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, अब देखिए वह सप्रमाण के साथ, देखिए सा मतलब लग गया तो इसका मतलब साथ ही होता है दोस्तों, ये कोई चीज रिपीट नहीं करेंगे बिल्कुल। वह प्रमाण के सहित अपना बात बताएगा दोस्तों, एक तो गलत ही है, वह सप्रमाण सहित, देखिए सहित ये दोबारा है दोस्तों, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन से क्या है, एकदम राइट और सही हो जाएगा, यानी वह प्रमाण सहित अपनी बात को बताएगा। चलिए अगला है 16 से 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला दोस्तों क्या होता है, जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है उसके लिए आप एक शब्द क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा आपका सहायक। क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। अगला है भला चाहने वाला, दोस्तों वो तो आपको पता है हितैषी ही होता है, जो किसी का भला चाहता है, हित चाहता है, वो हितैषी होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया 18वें नंबर क्वेश्चन में। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी। देखिएगा ये आपका क्या आ चुका है, रस आ चुका है। क्या आ चुका है दोस्तों, रस आ चुका है। अखियां हरि दर्शन की भूखी,
कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियां सुन रुखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो आपको लग रहा है कि अखियां जो है वो दर्शन के लिए भूखी हैं, यानी यहाँ प्रेम हो रहा है और प्रेम के साथ में मिलन नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ बिछुड़ने की बात की जा रही। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? वियोग श्रृंगार, जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। और इसका स्थायी भाव भी क्या होता है? रति होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह हो जाएगा, शांत का शांत। ठीक है, तो निर्वेद हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ये सब चीजें याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए आपको विद्वान का स्त्रीलिंग दोस्तों वहीं पे मिल गया था, विदुषी हमने बताया था, तो विदुषी हो जाएगा विद्वान का स्त्रीलिंग। चलिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द यानी हिंदी वाला शब्द क्या होगा दोस्तों? तद्भव शब्द का आपको बताना है। तो ये चीज आपको पता होगा कि दोस्तों प्यास क्या होता है? वो हिंदी का शब्द होता है, यानी यही हमारा तद्भव हो जाएगा दोस्तों। बाकी प्रांगण, आश्रम और उद्देश दोस्तों ये सभी के सभी क्या है? तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पे अलंकार पूछा गया। देखिए काली घटा, देखिए घटा शब्द दो बार है, एक घटा का अर्थ हो गया बादल, काली घटा यानी काले बादल, और का घमंड घटा यानी कम होना, यानी काले बादल का घमंड क्या हुआ है? घट गया, यानी कम हो गया दोस्तों। यहाँ पर जब जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आते मगर उनके अर्थ अलग अलग होते, वहां पे यमक अलंकार होता है। तो बिल्कुल अच्छे समझिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है चाकू का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें ऐसे होती है जिनका बहुवचन वही होता है दोस्तों। चाकू का चाकू ही होगा बहुवचन, यानी हमारा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट है। अगला है त्रिवेणी में कौन सा समास दोस्तों? त्रिवेणी क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिवेणी में आपका द्विगु समास है दोस्तों, ये संख्या बोधि हो रहा है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें दोस्तों। तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द दोस्तों, आपको देख के भी लग रहा है निकृष्ट क्या है? ये संस्कृत वाला शब्द ही है। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 का सी नंबर, निकृष्ट। ठीक है, चलिए अब अगला है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में छोटे मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी दोस्तों? अत्यधिक कैसे लिखा जाएगा? अत्यधिक, ये अत्यधिक सही तरीके से कैसा लिखा है दोस्तों? आपको पता अत्यधिक होता, तो यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हिंदी देखिए समाप्त हो चुकी है। अब देखिए पार्ट आता है गणित का। किसका दोस्तों? तो मैथ्स का पार्ट आ चुका है। तो मैथ्स के बारे में हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा देखिए कट भी रहा है इधर, तो हम आपको बता भी देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 15% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है दोस्तों, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए 15% पहले उसने बढ़ा दिया है, ठीक है दोस्तों, और फिर 4% की छूट भी दे दी है दोस्तों, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? ठीक है, लाभ परसेंट क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो उसका लाभ परसेंट क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए करा के 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर देता, यदि वो अंकित मूल्य पर 4% छूट दे देते तो क्या इसका लाभ परसेंट क्या होगा दोस्तों? आपको पता है एक आपको फार्मूला होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। देखिए यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए 25 है तो ये दोस्तों बढ़ा रहा था, प्लस लिखेंगे, और फिर दोस्तों 4 माइनस का है यानी घटा रहा है। फिर देखिए अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले से माइनस लिख देते हैं और 25 गुणे 4/100 कर लेंगे। अब देखिए 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 से 4 ये कट जाएगा, यानी इधर 1 बचा आपका। ठीक है, तो क्या बचा? 25 माइनस 4 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा? तो आपको पता 20%। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 20%। चलिए ये देखिए और आसान सा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 392 है। कितना है? 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 392 है। और पहली दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 2 3 है। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5 8 है। तो पहली संख्या क्या होगी? देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, पहले आप एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या लिख लीजिएगा ऐसे। फिर देखिए पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? 2 3 का है, और दोस्तों दूसरी और तीसरी का है 5 8 का। तो दोस्तों इनको आप करिएगा, इसको अगर रेशियो में आप ले लेंगे तो रेशियो इसका आ जाएगा दोस्तों, देखिए इससे गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 3 5 15 हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से 3 5 15, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 15 और 24 रेशियो आ गया। क्या आ गया? 10 15 24 रेशियो आ गया। अगर इनको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों और 392 से क्या करेंगे? भाग करते हैं।
ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिएगा यहाँ पे, तो 49 आएगा, ठीक, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 आ जाएगी। 49 बराबर कितना है 392, ठीक है 392, यानी कि अगर इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। तो यानी पहला संख्या पूछा तो पहले कितनी है 10 है, तो 10 गुणे 8 कर लेंगे तो 80 हमारा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 से प्रत्येक में से विभाजित हो जाए वो संख्या क्या होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए पहले क्या करना होगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी होगी। तो देखिए इनका लासा लीजिएगा, 24, 30 और 36 का, वो आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 9999, ठीक है। अब दोस्तों क्या करिएगा कि 9999 को हम 360 से भाग देंगे, 9 9 9 और 9 को हम 360 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे 360 से भाग दे देंगे दोस्तों, 2 बार जाएगा तो 0 2 0 0 जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा और 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 9 और ये हो जाएगा 7, फिर दोस्तों बच जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्तों ये उतरेगा, ठीक है, तो ये एक मिनट यहाँ पे बचेगा दोस्तों 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1799 दोस्तों। फिर आप ले जाइए 7 बार, ठीक है, 7 बार ले जाएंगे दोस्तों, एक कट जाएगा, कुछ ना कुछ कट जाएगा। देखिए यानी कि हमारा क्या होगा, अब हम 27 के आसपास ले लें, क्या हो जाए 27 के आसपास ले लेंगे दोस्तों। और क्या करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 27 के आसपास ले जाते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, इसको गुणा करिएगा तो लगभग दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 97 20 हो जाएगा। तो मगर ये कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसमें क्या कर सकते हैं 360 एक बार माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 360 इसमें माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 9360। तो 9360 दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आंकड़े के एक समूह के माध्य और माध्य विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है तो आंकड़े के समूह का मानक विचलन क्या होगा दोस्तों। तो मानक विचलन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि मानक विचलन आपको बताना है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि देखिए मानक विचलन गुणांक, क्या मानक विचलन गुणांक लिख देने का सूत्र क्या था, मानक विचलन गुणांक और बराबर दोस्तों समूह का मानक विचलन और बटे माध्य, समूह का मानक विचलन, समूह का मानक विचलन दोस्तों हम इसको समूह का मानक विचलन याद रख रहे हैं, समूह का मानक विचलन और बटे दोस्तों माध्य, माध्य दिया हुआ 10, देखिए मानक यहाँ पे दिया हुआ 5 और बटे समूह का जो आपको मानक विचलन निकालना तो मानक विचलन हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा दोस्तों, ये जाएगा उधर गुणा कर देगा, यानी 10 5 50 हो जाएगा, तो 50 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 23 तो x की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 दोस्तों इसका क्या होगा। देखिए पहले क्या करना दोस्तों, इसका आप वर्ग कर लेंगे, ठीक है, वर्ग करेंगे दोस्तों, तो वर्ग करने के बाद आपको कहीं ना कहीं दोस्तों ये ऐसा दिखने को मिल जाएगा दोस्तों, और इसको अगर करेंगे दोस्तों तो इसमें आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 527 आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए फिर है कि साझेदारी वाला, क्या है दोस्तों साझेदारी वाला है कि सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए कितने रुपए लगा दिए हैं 5000 रुपए, जबकि संदीप ने 6 माह के लिए 6100 रुपए लगाए हैं। और दोस्तों वर्ष के अंत में कितने का लाभ हुआ 610 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने रुपए में बटेंगे। पहले देखिए इनके हम रेशियो निकाल लेते हैं कि कितने रुपए किस रेशियो में लगे हैं। देखिए एक हो गए सुरेश और एक हो गए संदीप, ठीक है, और संदीप मेरा भी नाम है, ठीक है। तो देखिए सुरेश ने 5 माह के लिए 500 लगाए हैं, 5000 लगा, देखिए 5000 और गुणे 5 कर लीजिएगा, फिर ये रेशियो लगा लीजिएगा। और संदीप यानी संदीप ने 6 माह के लिए कितने लगा दिए हैं 6000, तो देखिए 3 0 से 3 0 यहाँ कट गए, तो यहाँ दोस्तों 25 और 36, ठीक है, 25 और 36 का रेशियो आ चुका है। तो आपको पता है दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 25 36 61 आ जाएगा। और 61 की वैल्यू दोस्तों 61 की वैल्यू 610 दिया, यानी कि 10 गुना दिया हुआ है। यानी किसका पूछा है तो दोस्तों पूछा है संदीप का, तो संदीप का 36 तो इसको भी 10 गुना कर देंगे, यानी 360 आपका आंसर सही जाएगा। अगर देखिए पूछता सुरेश का तो सुरेश का दोस्तों 250 होगा, मगर संदीप को पूछा है तो 360 हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है दोस्तों। छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, आपको पता है कि क्या होता है लासा गुणे मासा। दोस्तों इस तरह लगाएंगे छोटी संख्या, देखिए अगर हम पहली संख्या क्या 3x मान ले और दूसरी संख्या दोस्तों 5x मान ले, ठीक है 5x मान ले दोस्तों, तो आपको पता है कि 5 × 15x बराबर 300 हो जाएगा, यानी कि आपका x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ जाएगी, सॉरी 20 आ जाएगी। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों
इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसका मान आपको सॉल्व करना, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनको आप करते जाएंगे, एक एक करके करते जाएंगे दोस्तों, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों। आपको बता दें कि एक एक करिए, देखिए 225, ठीक है, पहले 225 दोस्तों आपको पता ही है किसका है, तो 15 का वर्ग है। देखिए इसको हम करते जाते हैं, देखिए ये ऐसे लिख लेना है आपको, 15 612 और प्लस ये रूट लगाएंगे 154, ठीक 154, और प्लस इसको हटा देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ये 15 का है, कितने का है, 15 का। अब देखिए ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 4 9, ठीक। अब देखिए दूसरे रूट में क्या होगा, तो 15 612 और प्लस रूट के अंदर कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 5 6 1 5 6 हो जाएगा 169। अब आपको पता है 169 213 का है, तो इसको हम 13 लिख लेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 15 612 और प्लस 13, ठीक है, क्योंकि 13 का है ये। अब देखिए अब क्या हो जाएगा टोटल दोस्तों, अब देखिए ये जुड़ने के बाद इधर लिख लेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख के दिखाते हैं आपको, तो ये हो जाएगा आपका 15 625 आ जाएगा। तो 15 625 दोस्तों किसका है, 125 का है, यानी हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, 125 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, देखिएगा n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत है दोस्तों। तो देखिए सबको जोड़ के हमें क्या करना होता है, बटे सारी संख्या, यानी हम 6 से भाग दे देंगे दोस्तों, और यही हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। देखिए सभी जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, आप खुद जोड़ेंगे दोस्तों, 6n आ जाएगा प्लस 15 और बटे 6 आ जाएगा। अब इसको हम दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या करें, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 यहाँ पे कॉमन लिया तो 2n और प्लस मेरे दोस्तों 5 बटे 6 हो जाएगा। और आपको पता है कि ये 6 जाए कट 3 दूनी 6, तो 2 से कट जाएगा दोस्तों, तो यानी कि बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए ये 3 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2n बटे 2 और प्लस 5 बटे 2 ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। तो यानी n, ये देखिए ये कट ही जाएगा, तो n प्लस 5/2, यही हमारा आंसर आ जाएगा, n+5/2। तो हमारा देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए रफ के लिए छोड़ा जाता है समय, काफी चीजें छोड़ दी जाती हैं। अब देखिए यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। क्या, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन से लगाएं दोस्तों, देखिए भिन्न का अंश दोस्तों 2 होगा और हर क्या होगा, 3 होगा, 2 और 3 होगा। अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट मान ले जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप 403, 434 और 465 लीटर है। तो बड़े से बड़ा माप मीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सके। देखिए बड़े से बड़े जहां करता है दोस्तों, वहां पे हम इनका मासा निकाल लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इनका आप मासा निकालते हैं तो 31 इनका बिल्कुल सही मासा आ जाएगा। और दोस्तों यही हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि 750 मिठाइयां बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती हैं। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली है मेरे दोस्तों, तो ये चीज आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते दोस्तों तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, n² बराबर 36 आ जाएगा। यानी इसको अगर आप पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं मेरे दोस्तों तो इसका सही आंसर आपका बिल्कुल अच्छे से आएगा दोस्तों, 12। कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए दोस्तों। तो वह छोटी छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर क्या हो जाए दोस्तों, वो मतलब पूर्ण घन हो जाए। दोस्तों 512 हमें क्या करना, पहले फैक्टर निकाल लेने हैं। और फैक्टर निकालेंगे दोस्तों तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों किसकी कमी मिलेगी, यहाँ पर एक दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 8 की कमी मिलेगी और 8 लगाते दोस्तों पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, पहले आपको इसका लासा जैसा निकाल लेना है, गुणनखंड कर लेने हैं दोस्तों। ठीक, तो ए ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 30 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 27 व्यक्ति उसी काम कितने दिन में करेंगे। देखिए हमने बताया था कि M1D1/W1। तो देखिए 36 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 27 आदमी कितने दिन में करेंगे दोस्तों, तो देखिए 9 दूनी 18 और 9 तिरिक 27 और 3 से काटेंगे 12 3 36, तो 12 दूना 24। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है
एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर दोस्तों 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर उधार दी गई, यदि उसे 3% उच्च दर पर दिया जाए तो दोस्तों 300 रुपए अधिक प्राप्त हो जाते हैं। तो 300 रुपए अधिक प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, तो उसका पूछा गया है रेट क्या होगा, नहीं धनराशि क्या होगी दोस्तों, धनराशि क्या होगी, तो इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, धनराशि आपकी 5000 हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी आपकी धनराशि 5000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं यानी अंशधारक हैं। ए किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 मिलता है और बी को 1/4 और सी को 500 रुपए मिले, तो दोस्तों तब ए को कितना लाभ हुआ, तब दोस्तों ए को कितना लाभ हुआ। ठीक है, ये दोस्तों पूछा गया, तो दोस्तों ए का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4000 हो जाएगा। इसको लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर दोस्तों नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहां पे इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने भेज देंगे दोस्तों। अगला है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है दोस्तों 4 है। तो मैं आपको बता दूं इसका सूत्र क्या होता है, ऊंचाई दोस्तों 3/2a। ठीक है, तो दोस्तों a है आपका √3/2 इंटू a का मान है दोस्तों 4, तो दोस्तों ये कट ही जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2√3 सेंटीमीटर। तो 2√3 कहाँ है दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज का आ चुका है कि देखिए एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः दोस्तों 35, 40 और 45 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए आपने सुना होगा कि इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि दोस्तों पहले तीनों को जोड़ के ना देखिए एस निकालते हैं। एस बराबर क्या होता है a + b + c बटे 2, तो 35 + 40 और + 45 और बटे 2 कर लेंगे मेरे दोस्तों। तो आपको पता है कि इसका 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा s बराबर 60 आ गया। अब दोस्तों एक सूत्र होता है उसके अंदर रखेंगे s × s - a, फिर s - b और फिर s - c। तो दोस्तों रखेंगे इसको अगर हम, तो मैं थोड़ा सा बता भी दूं, देखिए आप इसको काटते पीटते देखिए s का मान 60 हो जाएगा। अब s से a घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 25 आएगा। फिर दोस्तों s से b घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 25 आएगा, तो ये दोस्तों 20 आ जाएगा। और फिर दोस्तों ये क्या आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो दोस्तों इनको अगर आप काटें पीटेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 100√45 आ जाएगा। और अगर इसको काटते हैं दोस्तों सही ढंग से करते हैं तो 607.82 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ही पूरा कट जाएगा दोस्तों। चलिए इसको हम पढ़ के बताते हैं कि रघु ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो देखिए तय की जो इसके आगे जो लिखा है उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा, ठीक है, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार के द्वारा, शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी दोस्तों, तो इसको आप अगर लगाते हैं दोस्तों रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी दोस्तों, तो 800 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 800 किलोमीटर हो जाएगी, बिल्कुल सही, हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला है एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़े को एकत्रित किए। आंकड़े कौन से, तो इनकी माध्यिका क्या होगी मेरे दोस्तों, तो माध्यिका आप जानते भी होंगे दोस्तों। पहले इनको क्या करते हैं एक क्रम से लगा लेते हैं, आरोही अवरोही क्रम में। देखिए सबसे छोटा क्या है तो 1 लिख लिया, फिर दोस्तों क्या है 4 लिख लिया, फिर दोस्तों 5 और फिर दोस्तों 5 है तो 5 5 हो गए, फिर दोस्तों 6 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर दोस्तों 12 है, फिर 12 है। अब दोस्तों क्या होता है तो इसका सूत्र क्या होता है n+1/2। वहां पर देखिए क्योंकि आपको पता है कि विषम संख्या है, टोटल 11 संख्या है, तो n+1, देखिए n का मान क्या है दोस्तों, तो आपको पता है n का मान है 11 और +1 वहां पद यानी कि 6वां पद आ जाएगा। तो 6वां पद हमारा कौन सा होगा दोस्तों, देखिए 6वां पद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6वां पद हमारा 6 ही हो जाएगा। तो हमारा 6 ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दोस्तों 3 4 5 है, यदि उसका क्षेत्रफल दोस्तों 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप क्या होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले वाला बताया था
इंटू एस माइनस ए करके दोस्तों आप लगाते हैं तो उसके बाद अगर इसका सही आंसर हम बताएं आपको तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का लासा 520 और उनका मासा 4 है, तो इनमें से एक संख्या दोस्तों 52, तो दूसरी संख्या का होगी दोस्तों हमने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इनटू लासा गुणे मासा एक सूत्र होता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होती है दोस्तों, पहली संख्या क्या है दोस्तों आपको 52 है, दूसरी संख्या आपको कुछ मान लेना है x मान लो, और लासा गुणे दोस्तों 520 और इनटू मासा का हो जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए 52 से 52 काट देंगे दोस्तों तो ये बच जाएगा आपका 40, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता दोस्तों। तो आपको पता है कि कोई मान अगर सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बहुलक बोल देते हैं, उस समूह का बहुलक। चलिए किसी संख्या के 15 विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी 15 है, उनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, तो अन्य 9 की दोस्तों 16 है, तो 15वें की क्या होगी दोस्तों, इसको आप निकालिएगा। कैसे निकालेंगे, 15 15 225 मेरे दोस्तों। देखिए 15 का क्या है, पूरा का पूरा 15 है। ठीक है, अब समझिएगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर दोस्तों 15 का निकालते 15 15 225 हो जाएगा। ठीक, ये टोटल हो गया 225, समझिएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि भैया 5 का 14 है, तो 5 का औसत निकालते दोस्तों, 5 का 14 है, 14 पंचे कितना है 70 हो जाएगा, और 9 का कितना है 16 है, 9 का क्या है 16 बता रहे 144 जाएगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, जोड़ते हैं 214 आएगा। अब 214 आएगा दोस्तों, तो इसमें देखिए 5 और 9 9 5 14, हमने 14 का हमने निकाला कितना आएगा 214 है, और 15 निकाला है दोस्तों 225 आ रहा है, इससे घटा देंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा हमारा, 11 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 500 सेंटीमीटर, तो और उसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। क्या है, विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर। दोस्तों दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, मैं आपको बता दूं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों गुणनफल क्या होगा, तो एक का दोस्तों आपको पता है 25 दिया, एक का हम x मान लेंगे, और दोस्तों टोटल क्षेत्रफल कितना है 500। अब इसको देखिए, इसको काटना है तो देखिए 25 से काट देते हैं। ठीक है, 25 से हम 500 काट दें, 25 दूनी 50 यानी 20 आ जाएगा, और फिर हम दोस्तों इसको 2 से क्या करेंगे, उधर गुणा कर देगा, यानी 20 दूना 40 सेंटीमीटर हमारा सी बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको पता है कि हमारा मैथ्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों चलते हैं जीएस की तरफ, क्या चलते हैं, जीके की तरफ चलते हैं। देखते हैं दोस्तों जीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 51 से चलेंगे 75 तक हम जीके की जानकारी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देख कुछ कट रहा हो तो हम बोलते जाएंगे, आप उसको सुनते जाना, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इसमें क्या कहा गया है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। देखिए इतना समझ में आ रहा है दोस्तों, कब शुरू किया गया था आपको पता होगा कि दोस्तों 9 अगस्त 1942 को शुरू किया, और इन्होंने इसी दौरान करो या मरो का नारा दिया था, यानी 1942 में। अगला है गदर क्रांति आरंभ होने का कारण, प्रमुख कारण क्या था, तो क्या था कारण बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा दोस्तों कि क्या होता है कि दोस्तों जब ये गदर पार्टी होती है, ठीक, इसका जो कारण होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये विश्व युद्ध के लिए, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना दोस्तों यही कारण इसका होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरु राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। तो मेरु राज्य दोस्तों कौन सा कार्य करता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कौन, मेरु राज्य, ठीक है। चलिए अगला है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार इस निम्नलिखित में से किसके पास है। मतलब उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार दोस्तों निम्नलिखित में से किसके पास है दोस्तों, किसके पास है, मतलब कि उपराष्ट्रपति को जो हटा सके। तो ऐसा दोस्तों अधिकार किसके पास, तो आपको बता दें कि राज्यसभा के पास होता है, क्योंकि दोस्तों ये राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। तो ऐसा अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति का, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने का दोस्तों राज्यसभा के पास है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति की बात करता है तो राष्ट्रपति में दोस्तों महाभियोग लाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, और उसमें दोस्तों लोकसभा राज्यसभा दोनों का हाथ होता है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक दोस्तों औषध के रूप में प्रयोग किया था। दोस्तों औषधि के रूप में किसका प्रशांतक दोस्तों प्रयोग में लाया जाता, तो आपको बता दें दोस्तों कौन होगा, तो वैलियम। किसका, वैलियम का मेरे दोस्तों। चलिए अगला है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो आपको पता होगा कि कहां से दोस्तों, तमिलनाडु से संबंधित है। कहां से दोस्तों, एक मिनट सॉरी दोस्तों, मोहिनी अट्टम कहां से, केरल से है। कहां से है मोहिनी अट्टम दोस्तों, केरल से है। ठीक है, तो याद रख लेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल से है। ठीक है, ये चीज समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 57 नंबर कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहते हैं, तो NNPFC। क्या बोलते हैं दोस्तों, NNPFC। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि मार्च 2015, ठीक है, तो 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियन स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का खिताब किसने जीता था मेरे दोस्तों, तो देखिए ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, फिर भी आप सुन लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है काबनी, हेमवती और अमरावती नदी की सहायक नदियां किसकी हैं दोस्तों, ये सभी सहायक नदियां किसकी हैं, तो आपको भी पता होगा ये किसकी सहायक नदियां हैं मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा ये कावेरी की सहायक नदियां किसकी दोस्तों, कावेरी, जो कि दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, किसके हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे दोस्तों। आपको बता दें ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है नदी। ठीक, कावेरी नदी कहां निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, तो आपको पता होगा बेगम हजरत महल दोस्तों, और ये इन्होंने दोस्तों लखनऊ से इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। कहां से, इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र था दोस्तों इनका, है ना, क्या नाम था दोस्तों, बिरजिस कादिर, हाँ बिरजिस कादर नाम था इसका। ठीक, इनके पुत्र का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोस्तों दूरी होती है, तो क्या होती है दूरी दोस्तों, आपको पता होगा तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला है शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है दोस्तों। किसके तहत रखता है, तो मैं आपको बता दूं PURA पूरा। ठीक है, तो याद रख लेंगे, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने नए ठीक है नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया है जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है मेरे दोस्तों, तो किसने किया था, तो दोस्तों उस समय चाइना ने किया था। करंट क्वेश्चन था। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में करने के लिए दोस्तों डायनेमो करते हैं। किसका करते हैं, डायनेमो का। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान दोस्तों, तो धान उत्पादन में किस देश का दूसरा स्थान है, मैं आपको बता दूं कि दूसरा स्थान दोस्तों भारत का है, पहले पे आपका चाइना है। ठीक है, चलिए अगला है वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो किसको किया गया था, देखिए करंट क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया को। चलिए अगला है कि देखिए निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो लोकनायक किसको कहते हैं ये आपको बताना है, तो किसको कहते हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारत की लगभग जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है दोस्तों, और निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनिष्ठ शहरों में से दोस्तों राज्यों में से नहीं है मेरे दोस्तों, तो आपको बता दें कि 5 राज्य जो होते हैं दोस्तों उनमें से कौन सा नहीं, मैं आपको बता दूं, देखिए बात करते हैं दोस्तों इसकी जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश देखिए यूपी हो जाएगा, यूपी के बाद आपका क्या होता है दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद अगर बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश दोस्तों, तो कौन सा नहीं होगा उस समय दोस्तों, केरल। ठीक है, क्या हो जाएगा, केरल दोस्तों नहीं, केरल पढ़ने लिखने में पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता है दोस्तों, तो अवध के कृषक आंदोलन के कौन नेता थे, तो आपको पता होना चाहिए बाबा रामचंद्र, क्या नाम था उनका, बाबा रामचंद्र। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान विश्व बैंक का अध्यक्ष दोस्तों, तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप करना, उस समय दोस्तों जिम योंग किम थे, आपको बताना है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी।
ठीक है। तो 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसकी मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका में। ठीक, तो आपको बताना है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। चलिए अगला है, मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम किसका उदाहरण है दोस्तों? तो आपका सही ऑप्शन का जाएगा फंजाई यानी कवक का। ठीक है। अगला है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई दोस्तों? तो किस देश ने प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी दोस्तों दी है दिल्ली को? तो किसने दी है? तो आपको पता होगा दक्षिण कोरिया ने। किसने दोस्तों? दक्षिण कोरिया ने दोस्तों। ठीक है, ड्राइवरलेस। चलिए अगला है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन कौन से दोस्तों? आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को, समझिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, और 11 अक्टूबर दोस्तों मैं आपको बता दूं आंध्र प्रदेश के महबूब से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल लगभग कितने % दोस्तों भारत स्थित है पृथ्वी के धरातल पर? तो ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है। तो आपको बता दें केवल 2.4% दोस्तों भारत ने घेरा है पृथ्वी का। ठीक है। चलिए अगला है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी पूर्वी प्रांत की? तो आप बता दो क्या थी? तोसाली थी। क्या थी दोस्तों? तोसाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 76 नंबर। देखिए अब आप ग्रामीण प्रवेश हो जाएगा दोस्तों, आपका जीके खत्म हो चुका है। ठीक है। तो जीके आपका दोस्तों समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों ग्रामीण प्रवेश चलने जा रही है। देखिए कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों जैसे रोहिलखंड हो गया और ऊपरी दोआब में बोली जाती है दोस्तों? कौन सी भाषा बोले थे? आपको पता होगा खड़ी बोली दोस्तों। क्या? खड़ी बोली। आपके जैसे मेरठ हो गया है ना, सहारनपुर हो गया, ये यहाँ पे खड़ी बोली का ही प्रयोग था। अगला है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता था? तो तहसील स्तर पर दोस्तों सरकारी निकायों को क्या कहा जाता था मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा इनको पंचायत समिति कहते थे। क्या बोलते थे? पंचायत समिति। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले नंबर पर दोस्तों कानपुर, देखिए कानपुर दोस्तों शीर्ष पर रहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जबकि कौन सा? लखनऊ था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों कानपुर। देखिए अगर ऐसे बात करें दोस्तों, ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रयागराज की थी, है ना, मगर इनमें से दोस्तों आपको याद रखना है तो कानपुर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में है इतने रुपए से अधिक खर्च करता है तो वह गरीब नहीं समझा जाएगा दोस्तों। तो रंगराजन समिति ने क्या बताया था? कितने रुपए अगर कोई खर्चता है तो वो गरीब नहीं है मेरे दोस्तों। तो कितने रुपए? 32 रुपए। दोस्तों रंगराजन समिति के अनुसार अगर आप 32 रुपए खर्च करते हैं तो आप गरीब की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, आपको पता है 32 रुपए में आजकल आएगा क्या? ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात कहा था दोस्तों? पीतल नगरी भी कहते हैं मुरादाबाद को। ठीक है, मुरादाबाद को पीतल नगरी दोस्तों, वाराणसी में दोस्तों रेशमी उत्पाद, और दोस्तों कानपुर में आपको पता है चमड़े का उत्पाद, और लखनऊ में दोस्तों जरी जरदोजी दोस्तों कढ़ाई जो होती है। ठीक है। चलिए चिकनकारी। अगला है उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है दोस्तों? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। टोटल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं दोस्तों। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको बता दें यहाँ पे अगर बात करते हैं मंडल की तो मंडल 18, नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि इसकी जो सीटों की बात दोस्तों 80 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की दोस्तों कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी है दोस्तों? तो विधान परिषद की 100 है और विधानसभा की दोस्तों 403 सीटें हैं। तो ये भी याद रख लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगली बार। चलिए अगला है कि अंबेडकर विशेष रोजगार AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कितने से कम नहीं होनी चाहिए? मैं आपको बता दूं कि 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल है। अगला है कि सुल्तानपुर, देखिए स्पेस है, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है दोस्तों। तो किसके द्वारा? तो दोस्तों हमारा आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य रेलवे देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपको पता है प्रयागराज मिल जाएगा यानी इलाहाबाद में। अगला है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना था दोस्तों? आपको पता होगा कि वाराणसी को कहते हैं स्वयं शिव जी ने ही बसाया था दोस्तों। सबसे पुराना शहर है विश्व का वाराणसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बनारस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर है। अगला है
चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से दोस्तों? आपको पता होगा आगरा भी चमड़े के लिए प्रसिद्ध है और कानपुर। तो आगरा और कानपुर दोनों के दोनों दोस्तों चमड़े के उत्पाद के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला है इंदिरा आवास योजना, जो एक केंद्र समर्थित योजना है, इसका राज्य और केंद्र के साथ दोस्तों कितना सहभागिता है दोस्तों? तो दोस्तों इंदिरा आवास जो योजना है इसमें केंद्र कितना पैसे देगी और राज्य कितने पैसे देगी दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो 90% दोस्तों क्या देगी? केंद्र सरकार पैसे देगी और 10% राज्य सरकार। ठीक है, 90 और 10 का ये रेशियो है मेरे दोस्तों। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, ये केंद्र और राज्य के बीच क्या है दोस्तों? ठीक है, बंटवारा है। चलिए अगला है कि भू रिकॉर्ड, क्या दोस्तों? भू रिकॉर्ड। एक मिनट दोस्तों, ये देखिए 90-10 नहीं होगा दोस्तों, सॉरी 90-10 नहीं होगा। देखिए ये पहाड़ी इलाकों होता है, 75-25 होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 75-25। चलिए अगला है कि भू रिकॉर्ड का, भू कृषि का रिकॉर्ड क्या कहलाता है दोस्तों? गिरदावरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिरदावरी। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है दोस्तों? उसको बोलते हैं गिरदावरी। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात दोस्तों? आपको पता है 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, यानी कि 1/20वां हिस्सा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है दोस्तों? 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें 4840 वर्ग गज। कितने? 4840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ में। अगला है NREGP का पूरा नाम क्या होगा? NREGP का पूरा नाम क्या होगा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए दोस्तों? जहां पे 10 लाख जनसंख्या दोस्तों, उसके प्रत्येक जिले में कम से कम मेरे दोस्तों कितने होने चाहिए बिस्तर? तो दोस्तों 300 बेड होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया था दोस्तों? तो क्या करते हैं यहां पर दोस्तों? क्या करते हैं? बट्टा देते हैं। क्या देते हैं? बट्टा, प्रोत्साहन देते हैं। ठीक, बट्टा भी छूट जैसा ही होता है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है दोस्तों? तो प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है मेरे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश से क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगी। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। चलिए अगला है एक ग्राम सभा, देखिए एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों में चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं दोस्तों? आपको पता है कि जिनको हम सदस्य बोलते हैं दोस्तों वो होते हैं, आपको बता दें कि कितने होते हैं मेरे दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 से 17। ठीक है, 7 से 17 दोस्तों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए कौन करता है? तो आपको पता होगा भारत का राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय फिर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी विधानसभाएं की बैठक मीटिंग होनी चाहिए दोस्तों? आपको बता दें ये दोस्तों बिल्कुल सही क्वेश्चन है और तगड़ा क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखेंगे कि कम से कम कितनी बैठकें होंगी दोस्तों? आपको पता है कम से कम 2 बैठकें होंगी, यानी कि एक साल में, यानी 6 महीने। देखिए किसी भी 2 मीटिंग के न्यूनतम दोस्तों जो अवधि होगी वो 6 महीने ज्यादा नहीं हो सकती, तो यानी कि साल में 2 बैठकें तो करनी पड़ेंगी। अगला है किसी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी दोस्तों? 21 साल में आप पंचायत के सदस्य बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 18 साल के होते वोट डालते, 35 साल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन सकते दोस्तों। ठीक है, 25 साल का दोस्तों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है अगर वो लोकसभा से आता है तो। ठीक, चलिए अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए दोस्तों? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक या फिर दोस्तों मासिक? तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक यानी 6 महीने पे। अगला है MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्यों के द्वारा दोस्तों निधिकरण का अनुपात क्या होता दोस्तों? कितने पैसे कौन देता है? तो अब मैं आपको बता दूं ये होता दोस्तों 75 और 25। 75% केंद्र देगी तो 25% राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा का पूरा पेपर समाप्त हो चुका है। कैसा लगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, और आपको बता दें जाइए प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे जाकर के आप संपूर्ण लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों पहला पेपर भी इसका अवश्य देखिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको इन पेपर से। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।